इंग्लिश गुरुकुल परिवार का हिस्सा बनने के लिए और हमारे साथ अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, इंग्लिश गुरुकुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम 1925 में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर जीतने वाले जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, इनकी एक महान रचनाओं में से एक पिग्मेलियन, इस ड्रामा के बारे में, इस प्ले के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको इस प्ले का बैकग्राउंड बताऊंगा, इस प्ले का कंप्लीट प्लॉट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और लास्ट में इस प्ले में से हम क्या सीख सकते हैं या क्या टेक अवे ले सकते हैं उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं बैकग्राउंड के बारे में। दोस्तों, पिग्मेलियन ये शब्द आता है मेटामॉर्फोसिस नाम की एक पोएम में से। इस पोएम के अंदर एक ग्रीक माइथोलॉजिकल कहानी बता गई है। ग्रीक की एक पौराणिक कहानी के हिसाब से पिग्मेलियन नाम का एक राजा हुआ करता था। ये राजा एक स्कल्प्टर भी हुआ करता था, यानी एक शिल्पकार भी हुआ करता था। उस राजा ने, पिग्मेलियन ने, एक बहुत ही खूबसूरत सी मूर्ति बनाई। उसने एक औरत की मूर्ति बनाई और जब वो मूर्ति बनकर तैयार हो गई, जब वो मूर्ति उसके सामने थी, तो उसे देख के पिग्मेलियन को उस मूर्ति से प्रेम हो गया, प्यार हो गया। और फिर पिग्मेलियन ने अपने देवता से वरदान मांगा, इच्छा जाहिर की कि उस मूर्ति के अंदर जान फूंक दे। तो ये कहानी है, ये बैकग्राउंड है। तो कुछ इसी बैकग्राउंड को लेकर या इसी थीम को हम आगे इस प्लॉट में, इस प्ले के अंदर हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्लॉट की समरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। ये दौर है विक्टोरियन पीरियड का। आपको पता है विक्टोरियन पीरियड का मतलब है क्वीन विक्टोरिया का टाइम, जो कि लगभग 18वीं सदी के नजदीक में हुआ करता था। ये प्ले इंग्लैंड के अंदर पूरी तरह से घटित हो रहा है। तो उस समय का इंग्लैंड किस तरह से था, ये हमें जानना जरूरी है। दोस्तों, जब क्वीन विक्टोरिया थी या विक्टोरियन पीरियड था, तो उस समय पे जो फीमेल्स होती हैं, खासकर उनके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि वही इस प्ले का फोकल पॉइंट भी है। तो जो फीमेल्स होती थी उन्हें लेडी कहा जाता था, आज भी लेडी कहते हैं। तो जब किसी फीमेल को, किसी महिला को जब लेडी कहते हैं, तो उसका एक क्लियर डिस्टिंक्शन हुआ करता था। क्लियर डिस्टिंक्शन क्या है? वो बड़े घर में पैदा हुई है, अमीर घर की कोई महिला है, साथ ही जिस तरह से वो बात करती है, जो बोलचाल है उसकी, जो मैनर्स है, वो बहुत ही रिफाइंड है। आपने पढ़ा होगा, अगर आपने इतिहास पढ़ा है तो इतिहास में आप जानेंगे कि जो अमीर घर की महिलाएं होती थी, उनके पीठ पीछे एक लोहे की रॉड बांध दी जाती थी, जिससे कि वो हमेशा इस तरह से सीधी बैठे, एकदम टाइट बैठे, वो ऐसे झुके ना, यहाँ पे कोई हंच ना आए। तो इस तरह की अलग तरह से उनको परवरिश दी जाती थी, जिससे कि वो बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन हो, नाजुक हो। हाँ, वो कोई फिजिकली हार्ड काम ना करे। जैसे कि आपने प्राइड एंड प्रेजुडिस इस नॉवेल में पढ़ा होगा कि जो हमारी मुख्य नायिका है वो काफी मर्दाना तरह से वो रहती है, तो उसकी माँ उसे कहती है बिहेव लाइक ए लेडी। तो कुछ इस तरह की मेंटेलिटी उस दौर की थी। तो इस दौर की ये कहानी है। कहानी शुरू होती है एक्ट 1 से, जहाँ पे हम देखते हैं एक रोड है और उस रोड के जस्ट बगल में एक थिएटर है। ये थिएटर का टाइम था। इंग्लैंड, हम जानते हैं थिएटर के लिए इंग्लैंड बहुत फेमस है। तो उस थिएटर का जो शो का टाइम है वो खत्म हो गया और अब वहां से जो व्यूअर्स है, जो प्रेक्षक है, वो अभी थिएटर्स में से बाहर आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक और बात जानना जरूरी है कि जो थिएटर्स है, जो थिएटर देखने जाने वाले लोग हैं, वो भी कहीं ना कहीं रिफाइंड अमीर तबके के लोग थिएटर्स देखने जाया करते थे। तो सभी लोग थिएटर्स में से बाहर आ रहे होते हैं। तो उस समय पे ये एक्ट 1 घटित हो रहा है। तो ऐसे समय में हम देखते हैं कि फ्रेडी नाम का एक नौजवान युवक है और वो अपनी माँ मिसेस हिल, वो दोनों के साथ यहाँ पे कॉन्वर्सेशन हो रहा है और वो कहते हैं कि कैब ढूंढने जाओ, कैब बुलाओ, क्योंकि उन्हें अपने घर वापस जाना है। तो ऐसे में फ्रेडी जल्दी जल्दी में जाने की कोशिश करता है। तो जब वो जल्दी जल्दी में जा रहा है तो वहाँ पे जो फ्लावर बेचने वाली, जो फूल बेचने वाली एक लड़की है, उस लड़की के साथ वो टकरा जाता है। अब जब वो टकरा जाता है तो उसके हाथ में जो फूलों की टोकरी थी वो नीचे गिर जाती है और वो लड़की, जिसका नाम एलिजा है, जो कि इस कहानी की एक मुख्य पात्र भी है,
वो कहती है कि ये जो नुकसान हुआ है, जो मेरे फूल नीचे गिर गए हैं, उसकी तुम भरपाई करो, तुम मुझे इसके पैसे दो। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में थोड़ी कहासुनी होती है, थोड़ी बात होती है और उसके बाद फ्रेडी वहां से चला जाता है। ऐसे में जब ये फ्रेडी और एलिजा इन दोनों के बीच में जब कॉन्वर्सेशन हो रहा होता है, तो ऐसे में वहां पे आसपास एक व्यक्ति होते हैं जिनका नाम है मिस्टर हिगिंस, जो कि इस कहानी के, इस प्ले के और एक मुख्य पात्र है, किरदार है। तो वो कहते हैं कि ये लड़की जरूर पर्टिकुलर इस एरिया से बिलोंग करती है, इंग्लैंड के इस किसी गांव से ये लड़की बिलोंग करती है। और साथ ही साथ और भी जो लोग वहां से थिएटर में से बाहर निकल रहे हैं, जैसे जैसे वो बातचीत कर रहे हैं, तो एक एक को देख के वो अंदाजा लगाते हैं कि ये व्यक्ति किसी इस काउंटी से या इस डिस्ट्रिक्ट से है, ये व्यक्ति यहाँ का है, इस भाग का है। तो इस तरह से वो अंदाजा लगा रहे होते हैं। और जब इस तरह से वो बात करते हैं, तो एक व्यक्ति वहां पे आते हैं जिनका नाम है कर्नल पिकरिंग। कर्नल पिकरिंग को ये चीज बहुत ही अम्यूजिंग लगती है, उन्हें बड़ा इंटरेस्ट आता है, क्योंकि कर्नल पिकरिंग खुद भी डायलेक्ट्स यानी भाषा के अंदर जो छोटे मोटे आप कह सकते लहजे हैं, उनके वो अच्छे जानकार होते हैं, फोनेटिक्स का उनका अच्छा अभ्यास होता है। तो वो बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं उस व्यक्ति से, यानी मिस्टर हिगिंस से। जब मिस्टर हिगिंस हर एक व्यक्ति के भाषा से, बोलचाल से वो कहाँ का है ये पहचानने लगते हैं। तो ऐसे में कर्नल पिकरिंग और मिस्टर हिगिंस एक दूसरे से रूबरू होते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं। और ऐसे में वो कर्नल पिकरिंग वहां पे मिस्टर हिगिंस को बताते हैं कि वो उन्हीं को ढूंढते हुए इंग्लैंड आए हुए हैं, क्योंकि वो भी फोनेटिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं और वो जानते हैं कि मिस्टर हिगिंस ये बहुत ही जाने माने गणमान्य व्यक्ति है फोनेटिक्स यानी कि भाषा के अभ्यास के क्षेत्र में। तो वो उन्हें ढूंढते हुए यहाँ तक आए थे। और संजोग की बात है, वो कहते हैं कि वो उन्हें बिना ढूंढे ही इस तरह से एक अचानक से उनकी मुलाकात हो गई है। तो जब वो तारीफ कर रहे होते हैं मिस्टर हिगिंस की, तो मिस्टर हिगिंस कहते हैं कि मेरा बहुत अच्छा अभ्यास है भाषा का, मैं अगर चाहूं तो ये लड़की, ये एलिजा, ये लड़की जो यहाँ पे फूल बेच रही है ना, इसको भी इतना अच्छे से ट्रेन कर सकता हूँ कि इसको हम जो हर साल गवर्नर के यहाँ पे जो कार्यक्रम होता है, उस कार्यक्रम में भी अगर इसे ले जाएंगे तो भी इसे डचेस की तरह या किसी लेडी की तरह हम इसे पास ऑफ कर सकते हैं। यानी कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये लड़की रास्ते पे फूल बेचती है या कोई अमीर घर की लेडी है, सुसभ्य महिला है, ये कोई नहीं पहचान पाएगा। इस तरह से उनकी बातें होती है। और उसके बाद थोड़ी देर बाद फ्रेडी, जो कि एक कैब ढूंढने गया था, वो कैब लेके वापस आता है, लेकिन तब तक फ्रेडी की माँ मिसेस हिल वहां से जा चुकी होती है। वो बस पकड़कर वहां से चली जाती है, क्योंकि फ्रेडी को काफी समय लग जाता है। तो ऐसे में कुछ देर बात करने के बाद मिस्टर हिगिंस एलिजा को कुछ रुपए दे देते हैं, क्योंकि वो देखते हैं कि उसके फूल गिर गए थे और कुछ नुकसान हो गया था। तो फिर ये पैसे लेकर एलिजा अपने घर वापस जाती है। और उस दिन वो जितने पैसे उसके पास आए थे, उन पैसों से वो अच्छे कपड़े खरीदकर, अच्छे कपड़े पहनकर वो सोने जाती है। तो इस तरह से एक्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। अब एक्ट 2 में हम आते हैं। तो एक्ट 2 में कर्नल पिकरिंग और मिस्टर हिगिंस, ये दो व्यक्ति हमें दिखाई देते हैं मिस्टर हिगिंस के घर पे, जो एक फोनेटिक्स की लैबोरेटरी है, जो लैब है वहां पे। तो जैसे हमें पता है कि मिस्टर हिगिंस ये फोनेटिक्स के काफी अच्छे जानकार है, भाषा का अभ्यास करते हैं, हमारे शब्दों का अभ्यास करते हैं। तो उन्हें अपने इक्विपमेंट्स दिखा रहे होते हैं कि किस तरह से वो रिकॉर्ड रखते हैं उनके पास, किस तरह से वो अलग अलग लोगों को बुलाते हैं और उनकी भाषा का अभ्यास करते हैं। उनकी इस तरह से बातचीत हो रही होती है कि तभी जो वहाँ पे काम करने वाली केयर टेकर महिला होती है, तो वो महिला कहती है कि उनके दरवाजे पर कोई एक लड़की आई है जो मिस्टर हिगिंस से ट्रेनिंग के बारे में बात कर रही है। तो अब जब यहाँ पे मिस्टर हिगिंस खुद को बहुत ही एक्सपर्ट व्यक्ति जताते हैं, उनके अंदर हमें एक अहम भाव या गर्व की भावना हमें उनमें दिखाई देती है कि अपनी नॉलेज के बारे में उनको काफ़ी गर्व भी है। और अक्सर होता भी है, जब किसी के पास काफ़ी नॉलेज होता है तो थोड़ा गर्व या अभिमान आ ही जाता है। ऐसा हमें मिस्टर हिगिंस में देखने को मिलता है। तो ऐसे में मिस्टर हिगिंस सोचते हैं कि चलो, अब यहाँ पे कर्नल पिकरिंग भी है जो मेरी इतनी तारीफ करते हैं, और अभी कोई महिला आई है, तो चलो इनके सामने ही इनको दिखाया जाए कि किस तरह से मैं उनको ट्रेन करता हूँ या किस तरह से मैं सैंपल कलेक्ट करता हूँ। तो
अंदर पे जो महिला आती है वो कोई और नहीं बल्कि एलिजा होती है। एलिजा वही महिला है जो कल उनको थिएटर के बाहर मिली थी। तो इस बार जब वो आई है तो वो अच्छे कपड़े पहन कर आई है। जो भी पैसे मिस्टर हिगिंस ने उनको दिए थे उसमें से उसने अच्छे कपड़े खरीदे हैं और वहाँ पे आती है और वो कहती है कि मैं आपसे भाषा की ट्रेनिंग लेना चाहती हूँ। आपने कल शाम को मुझे कहा था, या आपने बातचीत करते हुए कहा था, शायद आपने मुझे देखा नहीं होगा, लेकिन आपने कहा था कि इस फ्लावर गर्ल को, इस फूल बेचने वाली लड़की को भी मैं किसी लेडी की तरह दिखा सकता हूँ, बना सकता हूँ। इतना मेरे पास नॉलेज है। तो मैं अभी आपके पास आई हूँ, मैं आपकी फीस देने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे भाषा का नॉलेज दीजिए। तो इसके ऊपर मिस्टर हिगिंस कुछ कॉन्वर्सेशन करते और पूछते कि क्यों तुम्हें क्यों सीखनी है भाषा, क्यों तुम्हें अपनी भाषा को रिफाइन करना है, क्यों तुम्हें लेडी की तरह रहना है। तो इसके ऊपर एलिजा उससे कहती है कि अगर वो अच्छी भाषा सीख जाएगी, अगर वो अच्छी लेडीज की तरह बिहेव करने लगेगी तो वो अपनी एक शॉप खोल सकती है, फूलों की शॉप के अंदर वो काम कर सकती है। तो ऐसे में उसकी जिंदगी में काफी सुधार आएगा, ऐसा वो एक्सप्लेनेशन देती है। तो ऐसे में कर्नल पिकरिंग जो कि सब कुछ देख रहे होते हैं वो कहते हैं कि देखिए मिस्टर हिगिंस, आपने कल कहा भी था कि आप इस फ्लावर गर्ल को भी किसी डचेस की तरह गवर्नर की पार्टी में प्रेजेंट कर सकते हैं और कोई पहचानेगा नहीं। तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, मैं आपसे शर्त लगाता हूं कि आप ऐसा करके दिखाइए। इस लड़की की ट्रेनिंग के लिए जो भी खर्चा आएगा वो मैं आपको दूंगा, लेकिन आप इसे इतना अच्छा बना के दिखाइए कि गवर्नर की पार्टी के अंदर इसे कोई पहचाने ना। तो अब ये बात आ जाती है गर्व के ऊपर। मैंने आपको कहा था कि मिस्टर हिगिंस, उनके पास काफी नॉलेज है और थोड़ा अभिमान भी है। ऐसे में जब उनको चैलेंज किया जाता है कर्नल पिकरिंग के द्वारा तो वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे दो पुरुषों के बीच की बात हो रही है और इनको अभी अपनी क्वालिटी, अपनी काबिलियत उनको साबित करनी है। तो वो कहते हैं अपनी केयर टेकर महिला से कि इस लड़की को जो कि एलिजा है, इन्हें ले जाओ और इनको अच्छे से तैयार करो। तो जो केयर टेकर है वो एक बार आगाह भी करती है कि सर देखिए, हमें पता नहीं है कि ये लड़की कहाँ से आई है, इसके माँ बाप कौन है, कहाँ रहती है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे हम किसी भी अनजान व्यक्ति को घर के अंदर नहीं ले सकते हैं। लेकिन उनकी इन सारी बातों को मिस्टर हिगिंस जो कि आखिरकार घर के ओनर है वो नजरअंदाज कर देते हैं और बोलते हैं उसे रेडी करो। अब एलिजा को वो केयर टेकर ऊपर के कमरे में ले जाती है, वहां पे उनको अच्छे से नहलाती है, अच्छे से उनके स्किन है, त्वचा है, उनको रगड़ रगड़ कर साफ करती है, अच्छे कपड़े पहनाती है। और फिर एक्ट खत्म होते होते हम देखते हैं कि मिस्टर हिगिंस जो फोनेटिक्स के ट्रेनर है वो एलिजा को कुछ फोनेटिक्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं। अब जो ट्रेनिंग होती है फोनेटिक्स की, आपको भी पता है कि अलग अलग क्षेत्रों के हिसाब से प्रोनाउंसिएशन अलग अलग होता है। तो वो इस तरह से उसे ट्रेन करना चाहते हैं कि कोई पहचान ही ना पाए कि वो इससे पहले रोड पर काम करती थी। तो काफी मुश्किल सी ट्रेनिंग उन्हें वो देना शुरू करते हैं। इस तरह से एक्ट 2 खत्म होता है। और अब हम चलिए अब बढ़ते हैं एक्ट 3 की तरफ। एक्ट 3 में हम मिसेस हिगिंस के घर में पहुंचते हैं। मिसेस हिगिंस मिस्टर हिगिंस की माँ है और हम देखते हैं कि उनकी जो लिविंग रूम है वो काफी अच्छे से रखी हुई है, हर एक चीज अपनी जगह से है, वहां पे साफ सफाई है, जो कि मिस्टर हिगिंस के घर के बिल्कुल ही विपरीत है। मिस्टर हिगिंस बहुत ही क्लमसीली रहते हैं, उनके घर में चीजें यहाँ वहां पर पड़ी रहती हैं, उतना अच्छे से रखा हुआ नहीं होता है। वहीं मिसेस हिगिंस के घर में चीजें अच्छी से रखी हुई होना ये दर्शाता है कि वो एक लेडी है। एक लेडी की परिभाषा ये होती है कि वो अपने घर को कितना अच्छे से रखती है, कितनी खूबसूरती से रखती है, कितना क्लीन रखती है। तो मिसेस हिगिंस एक लेडी है और वो अपने लिविंग रूम में बैठी हुई होती है कि तभी मिस्टर हिगिंस वहां पे आते हैं। तो उनकी माँ उन्हें कहती है कि ये बिल्कुल सही समय नहीं है उनसे मिलने का, वो किसी और विजिटर को एक्सपेक्ट कर रही है। और वो कहते हैं कि तुम अभी वापस जाओ, फिर कभी आना, वापस आना। तो लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं तुम्हें किसी व्यक्ति से मिलाने वाला हूँ। और वो पूरी कहानी बताते हैं कि किस तरह से उनके बीच में और कर्नल पिकरिंग के बीच में एक यहाँ पे शर्त लगी हुई है कि किस तरह से वो एलिजा को एक बतौर लेडी पास करेंगे। तो ये पूरी बात सुनने के बाद वो कहती है कि तुम्हारी शर्त जब खत्म हो जाएगी तो उसके बाद एलिजा का तुम क्या करोगे, ये मुझे बताओ। तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो
विजिटर्स या जो लोग वो एक्सपेक्ट कर रही होती है वो लोग आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि ये कैरेक्टर्स कोई और नहीं बल्कि मिसेस हिल है और उनका लड़का फ्रेडी है। वो वहाँ पे उनको मिलने आए हुए हैं। जब वो लोग आते हैं और उनमें कुछ छोटी मोटी बातें होती हैं तो उसके बाद एलिजा को वहां पर बुलाया जाता है। एलिजा वहां पर आती है तो काफी अच्छे कपड़े पहनकर आती है और जब वो बात करती है तो सारे लोग उनकी बातचीत और उनके मैनर्स देखकर, उनका तौर तरीका देखकर अचंभित हो जाते हैं, सरप्राइज हो जाते हैं और सबको लगने लगता है कि ये तो बिल्कुल ही लेडी हो गई, बिल्कुल ही एलिजा के अंदर लेडी वाले सारे गुण आ गए हैं। ऐसे में बात करते हुए वो एक दो ग्रामेटिकल एरर कर देती है और उसके बाद मिस्टर हिगिंस, जो कि आपको पता है उनके अंदर थोड़ा अभिमान भी है, नॉलेज भी है, तो वो कहते हैं कि ये एलिजा का स्मॉल टॉक था। तो और फिर इस तरह से कुछ देर बात होती है और फिर हम देखते हैं कि जो फ्रेडी है वो बहुत ज्यादा रुचि ले रहा है एलिजा के बीच में। तो फ्रेडी जो भी एक नौजवान युवक है और एलिजा भी एक नौजवान युवती है, तो ऐसे में फ्रेडी काफी इम्प्रेस हो चुका है एलिजा को देखकर और वो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है, उसे बात करने की कोशिश कर रहा होता है और कुछ इस तरह से एक्ट 3 उन दोनों के कॉन्वर्सेशन को देखते देखते यहाँ पे मिड में आ जाता है और एक्ट 3 के ही सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पे गवर्नर की पार्टी हो रही है, गवर्नर के घर में पार्टी हो रही है या जो भी बड़े व्यक्ति हैं उनके घर में पार्टी हो रही है और वहां पर जब एलिजा को ले जाया जाता है, पेश किया जाता है, तो वहां पे मिस्टर हिगिंस के ही जानकार, उनके ही एक स्टूडेंट जो कि काफी अच्छे हैं, बहुत होशियार है, ऐसे स्टूडेंट एलिजा से बात करते हैं और फिर हिगिंस कुछ देर ऑब्जर्व करते हैं कि उनमें क्या बातचीत हो रही है और बातचीत होने के बाद एलिजा बहुत अच्छे से प्रेजेंट करती है। जो स्टूडेंट है जब वापस मिस्टर हिगिंस अपने स्टूडेंट से, जो कि वहां पे एलिजा के साथ बात कर रहा होता है, उससे जब बात करते हैं तो स्टूडेंट कहता है कि जब मैंने एलिजा से बात की तो मैं समझ नहीं पा रहा था कि इतनी अच्छी इंग्लिश कोई कैसे बोल सकता है और मुझे 100% लगता है कि एलिजा इंग्लैंड की है नहीं बल्कि किसी और देश की राजकुमारी है। तो वो उसे एक डचेस मानने लगता है, एक राजकुमारी मानने लगता है और इस तरह से हम समझ पाते हैं कि मिस्टर हिगिंस इस शर्त को जीत चुके हैं। वो एलिजा को एक कंप्लीट लेडी के अंदर कन्वर्ट करने में कामयाब हो चुके हैं और ऐसे में इस सक्सेस नोट पर एक्ट 3 खत्म होता है। एक्ट 4 की शुरुआत में मिस्टर हिगिंस और मिस्टर पिकरिंग दोनों अपने घर पे आते हैं और घर पे आने के बाद मिस्टर हिगिंस बोलते हैं कि थैंक गॉड इट्स ओवर, अच्छा हुआ हे भगवान, अच्छा हुआ कि ये सब कुछ खत्म हो गया, क्योंकि उन्होंने 6 महीने तक एलिजा को ट्रेनिंग दी थी और हो सकता है उनके बीच में एक स्ट्रेस भी रहा होगा। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि अच्छा हो गया, ये सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस तरह से जब मिस्टर हिगिंस कहते हैं तो एलिजा को इसके ऊपर गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अब इसके आगे का एलिजा का भविष्य उसे खुद ही पता नहीं है और वो गुस्सा करते हैं और अपने सैंडल्स मिस्टर हिगिंस, जो कि उनके ट्रेनर हैं, उनके ऊपर उछाल देती है और वो कहते हैं कि इसके आगे मैं क्या करूंगी ये तुम बताओ। मैं पहले एक गरीब लड़की हुआ करती थी, मैं मैले कुचेले कपड़े पहना करती थी, रास्ते पर मैं फूल बेचा करती थी और उस वक्त मुझे कोई शर्म नहीं महसूस होती थी, क्योंकि वही मेरी जिंदगी थी, मेरे लिए वो एक नॉर्मल था। लेकिन अब मेरे लिए जो नॉर्मल है वो एक सभ्य महिला की तरह, एक लेडी की तरह रहना, ये मेरे लिए नॉर्मल है। तो अब मैं आगे क्या करूं तुम बताओ। लेकिन इसका कोई भी जवाब मिस्टर हिगिंस के पास नहीं है। ऐसे में दोनों के बीच में बहस होती है और फिर एलिजा वहां से बाहर जाती है। जब बाहर जाती है तो फ्रेडी जैसे कि हमें पता है एक्ट 3 में फ्रेडी बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है एलिजा के ऊपर। तो फ्रेडी वही घर के बाहर एलिजा को मिलता है, क्योंकि वो अभी पूरी तरह से लव स्टक हो गया है, उसको एलिजा से बहुत ज्यादा प्यार हो गया है, वो बहुत आकर्षित हो गया है। तो ऐसे में उन दोनों के बीच में कुछ बातचीत होती है और फिर लास्ट में हम देखते हैं कि एलिजा और फ्रेडी दोनों एक कैब में बैठकर वहां से जा रहे होते हैं। इस तरह से एक छोटा सा एक्ट 4 खत्म हो जाता है। एक्ट 5 इस प्ले का फाइनल एक्ट है और एक्ट 5 में हम देखते हैं कि हम फिर से एक बार मिसेस हिगिंस, जो कि मिस्टर हिगिंस की माँ है, उनके घर में हम पहुंचे हैं और वहां पे जैसे ही
एक्ट शुरू होता है तो मिस्टर हिगिंस और मिस्टर पिकरिंग वहां पर आते हैं और वो कहते हैं कि एलिजा भागकर चली गई है, एलिजा गायब हो गई है, हमें पता नहीं वो कहाँ पे है। तो इसके ऊपर उनकी माँ उन्हें डांटती है, कहती है कि मैंने पहले ही तुम्हें बोला था कि जब तुम्हारी शर्त खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ये क्योंकि तुमने किसी डॉल की तरह, जो डॉल होती है उसकी तरह तुमने एलिजा का यूज किया है, तुमने उसे ट्रेनिंग दी है, लेकिन उसके साथ सिर्फ एक खिलवाड़ हुई है, उसका आगे का भविष्य कुछ भी फिक्स नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पे मिस्टर हिगिंस कहते हैं कि आगे करना क्या है, वो तो शादी कर सकती है और क्या करना है, अब वो एक लेडी हो चुकी है, किसी भी अच्छे नौजवान को ढूंढकर उसकी शादी की जा सकती है। तो कुछ इस तरह की बात होती है और फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो कहते हैं कि एलिजा यहीं पे है, ऊपर के कमरे में है। तो एलिजा नीचे आती है, फ्रेडी भी आता है और फिर यहाँ पे मिस्टर हिगिंस और एलिजा इन दोनों के बीच में कॉन्वर्सेशन होता है। उससे हमें इतना पता चलता है कि अब इतने दिनों तक जो मिस्टर हिगिंस एलिजा को सिर्फ एक स्ट्रीट की लड़की, एक रास्ते पर रहने वाली लड़की की तरह ट्रीट कर रहे थे और उनके नजरिए में सिर्फ यही बात थी कि ये रास्ते पर रहने वाली लड़की है और मुझे इसको ट्रेनिंग देनी है, मुझे इसे लेडी की तरह दिखाना है। लेकिन उनके दिमाग में कभी भी ये नहीं होता है कि ये एक लेडी है। यहाँ पे ये शिफ्ट होता हुआ, एक पैराडाइम शिफ्ट होता हुआ हमें नजर आता है और हमें मिस्टर हिगिंस की भाषा में उनके लिए आदर दिखाई देता है। ये आदर होना, ये जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि एक स्कल्प्टर पिग्मेलियन अपने ही मूर्ति के प्यार में पड़ गया, कुछ ऐसा ही होते हुए हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इसलिए इस प्ले का नाम पिग्मेलियन रखा है। ये यहाँ पे यथार्थ सिद्ध होता है। तो कुछ इसी तरह से अनसर्टेनिटी के साथ ये प्ले खत्म होता है, जहाँ पे हमें ये तो क्लियर है कि मिस्टर हिगिंस अब रिस्पेक्ट करते हैं एलिजा का, लेकिन हमें श्योर नहीं है कि एलिजा आगे क्या करेगी। बस हमें कुछ हिंट्स मिलते हैं कि शायद एलिजा फ्रेडी के साथ शादी कर ले और इस तरह से ये प्ले यहाँ पर खत्म होता है। दोस्तों, ये प्ले खत्म होने के बाद हमारे सामने कई सारे सवाल भी छोड़कर जाता है कि क्या हम किसी व्यक्ति को उसकी प्रेजेंट स्टेटस, प्रेजेंट सिचुएशन, उसका प्रेजेंट पहनावा, उसकी प्रेजेंट बॉडी लैंग्वेज देखकर उसे हम जज करते हैं, या फिर हम उस व्यक्ति के अंदर छुपा हुआ टैलेंट या उसकी भविष्य की जो भी ट्रैजेक्टरी हो सकती है, इसको देखकर उसको हम एक्सेप्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये हमारे सोसाइटी के नजरिए के ऊपर एक सवाल खड़ा करता है कि हम कैसे हैं। तो बतौर इंसान, जिस तरह से मिस्टर हिगिंस के अंदर एक चेंज आया है, वही चेंज रीडर के अंदर भी एक्सपेक्टेड है कि रीडर भी सामने वाले व्यक्ति का रिस्पेक्ट करे और बस ये नहीं कि उसे उसके पुराने स्टेट में ही सोचता रहे। तो इस तरह से ये प्ले खत्म होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको इस प्ले का बैकग्राउंड, प्ले की समरी अच्छे से समझ गई है। अगर आपके और भी कुछ डाउट्स है, सवाल है, सुझाव है, तो जरूर कमेंट कर पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।